हाय गाइस। तो हम इस वीडियो में 2021 जेईटी पेपर सॉल्व कर रहे हैं टीवी एडिटिंग कोर्स का। तो एज पर द न्यू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो हर पेपर है, मतलब हर एक स्ट्रीम का पेपर है, वो डिफरेंट हो गया है। लाइक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है कि दो पार्ट हैं, मतलब तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, पार्ट बी जो है वो 30 मार्क्स का वो है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव है। तो अभी हम पहले 20 जो हमारे एमसीक्यू हैं वो देख लेते हैं, और फिर हम एमएसक्यू डिस्कस कर लेंगे। वो एक नई चीज़ है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है अपने आप में। तो सभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले हम जो 20 हमारे एमसीक्यू हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, 2021-22 वाला जो पेपर था उसके। ठीक, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, गोनेरल, रेगन एंड कॉर्डेलिया आर कैरेक्टर्स फ्रॉम विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। गोनेरल, रेगन एंड कॉर्डेलिया कैरेक्टर्स फ्रॉम विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। करेक्ट आंसर है किंग लियर। किंग लियर जो है उसी का ये लोग कैरेक्टर्स हैं, उसी प्ले के कैरेक्टर्स हैं। आप ये सारे ही पढ़िएगा, मैकबेथ के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, हैमलेट के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम के वो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि इनके कैरेक्टर से भी पूछा जा सकता है जो ये बाकी प्लेज हैं। तो ये जो तीन कैरेक्टर हैं ये तो किंग लियर के प्ले में से हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट होस्ट्स द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आंसर इज नागालैंड। नागालैंड में गांव है नागा, 12 किलोमीटर है कोहिमा से, वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल हमारा नागालैंड में होता है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द हीरो विद अ थाउजेंड फेस इज द टाइटल ऑफ। द हीरो विद अ थाउजेंड फेसेस इज द टाइटल ऑफ। तो अमीश त्रिपाठी तो नहीं है। अमीश त्रिपाठी ने शिवा ट्रिलॉजी लिखा है, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, जिसमें सबसे पॉपुलर किताब है। फिर अ बुक ऑन कंपैरेटिव माइथोलॉजी बाय जोसेफ कैम्पबेल, ये करेक्ट आंसर है। कंपैरेटिव माइथोलॉजी बाय जोसेफ कैम्पबेल। अमीश त्रिपाठी ने भी माइथोलॉजी में ही लिखा है, मतलब माइथोलॉजी को एक अलग वे में प्रेजेंट किया है। वैसे ही इन्होंने कंपैरेटिव माइथोलॉजी लिखा है इस किताब में, द हीरो विद 1000 फेसेस। ठीक है, तो जोसेफ कैम्पबेल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कलमकारी एन इंडियन आर्ट फॉर्म फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, अभी तो इसमें इस क्वेश्चन में तो बता दिया है कि कलमकारी कहाँ की आर्ट फॉर्म है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, इज बाय ओरिजिन अ पेन बेस्ड आर्ट फॉर्म, ब्लॉक पेंटिंग आर्ट फॉर्म, वैक्स आर्ट फॉर्म, स्क्रॉल पेंटिंग आर्ट फॉर्म। तो ये दरअसल कपड़ों पर करी जाती है कलमकारी, और एक ये ब्लॉक प्रिंटिंग आर्ट फॉर्म है। ठीक है, कलमकारी कपड़ों पे की जाती है, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की है ये, उसका ओरिजिन, और ब्लॉक पेंटिंग आर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी रागा श्री is traditionally associated with Lord Shiva. It is being traditionally performed at इवनिंग में परफॉर्म करते हैं, अर्ली इवनिंग या आफ्टर सनसेट। बहुत पुरानी ये राग है श्री, है ना। तो ये क्या कहते हैं, एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा है, और इवनिंग में परफॉर्म करते हैं, तो अर्ली इवनिंग या आफ्टर सनसेट। Okay, next question. Life in a Day is a crowdsourced documentary film made out of 80,000 video clips, all shot on the same day of 24 July 2010, and were submitted to a website. This website eventually launched the film on the site and made it available for free. The name of the website is, तो बेसिकली लाइफ इन अ डे अभी 2020 में भी हुआ था, और लगभग 24 जुलाई को ही हुआ था शायद, 2020 में भी हुआ था, तो 10 साल बाद वापस ये हुआ था। 2010 में पहले हुआ था, और 2020 में ये वापस हुआ था। तो ये यूट्यूब का इनिशिएटिव था। उन्होंने कहा था लोगों से अराउंड द ग्लोब कि आप अपनी वीडियो क्लिप्स बना के भेजो उस दिन की, और हमें अगर अच्छी लगेगी आपकी वीडियो क्लिप, तो हम उसमें से कुछ पार्ट यूज़ करेंगे, और अपनी एक फिल्म बना रहे, लाइफ इन अ डे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें हम उस क्लिप को डाल देंगे, यूज़ करेंगे।
तो फिल्म अवेलेबल है फॉर फ्री, आप देख सकते हो। तो दुनिया भर से लोगों ने अपने वीडियो क्लिप्स, कोई भी मतलब अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेज सकता था, और उन्होंने उसमें से अगर उनको अच्छा लगा वो क्लिप, थोड़ा सा पार्ट लेके उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उसका इस्तेमाल किया। तो लाइफ इन अ डे 2020 में भी हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म ओटीटी स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये 2-3 सालों से पूछा जा रहा है यही सवाल। तो इसका राइट आंसर है ओवर द टॉप, ओटीटी, ओवर द टॉप कंटेंट। पुराने आप पेपर देखोगे 2020-19 का, उसमें भी ये पूछा गया है कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओवर द टॉप कंटेंट, क्योंकि शायद ट्रेंडिंग में है, तो हर साल ये सवाल पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्टर वन द प्रेस्टिजियस एमी 2021 अवार्ड। तो ये तो दरअसल 2021 का इसमें पूछा है, क्योंकि पेपर 2022 में हुआ था। इसमें तो 2021 का पूछा है, तो ये तो कोई पूछेगा नहीं अभी। एमी अवार्ड 2021 के बारे में भी कोई नहीं पूछेगा। आप अगर इसके बारे में प्रिपेयर, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एमी अवार्ड्स 2022 के अवार्डीज के बारे में पढ़ के जाइएगा। ये तो अभी कोई नहीं पूछेगा 2021 में कौन जीता था। वैसे शायद केट विंसलेट और ओलिविया कोलमैन ने जीता था शायद, मेरे को भी पता नहीं है, और लेकिन पूछेगा भी नहीं कोई। आप एमी अवार्ड्स 2022 प्रिपेयर करना। सेम आप एकेडमी अवार्ड्स 2022 में जो हुए थे वो वाले प्रिपेयर करना। आप प्रिपेयर करो 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नोन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स वन बोथ द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स एंड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। तो राइट आंसर है मोह मोह के धागे। मोह मोह के धागे के लिए वरुण ग्रोवर को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला था, और मोनाली ठाकुर जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था फीमेल में। तो मोह मोह के धागे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड टू द फेमस कैरेक्टर फ्रॉम लिटरेचर, फिल्म, टीवी शो शेरलॉक होम्स। आयरीन एडलर है, जो कि लव इंटरेस्ट भी होता है शेरलॉक होम्स का। जेम्स मोरियारिटी एक एंटागनिस्ट है सीरीज में। एनोला होम्स बाद में क्रिएट की गई है, जो कि कहते हैं कि उसकी बहन है शेरलॉक होम्स की। अर्थर कैनन डॉयल ने नहीं क्रिएट किया एनोला होम्स को, बाद में क्रिएट हुई है वो, बाद में क्रिएट किया है बच्चों की किताबों के लिए शायद। तो करेक्ट आंसर है मिस मार्पल। मिस मार्पल अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स में अपेयर होती हैं, और वो भी एक डिटेक्टिव है मिस मार्पल, लेकिन वो शेरलॉक होम्स के यूनिवर्स में नहीं है, वो अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स में आती हैं अधिकतर। ओके, हाँ, शेरलॉक होम्स के क्रिएटर है सर अर्थर कैनन डॉयल, याद रखिएगा। उनके बारे में पहले भी एक सवाल आ चुका है कि उन्होंने शेरलॉक होम्स के अलावा और कौन सा कैरेक्टर क्रिएट किया है, तो मिस्टर चैलेंजर किया था उन्होंने, एक और ऐसा ही कुछ पॉपुलर कैरेक्टर। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली वाज अ फेमस डैश। तो बड़े गुलाम अली और छोटे गुलाम अली हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे, दोनों ही, बड़े गुलाम अली भी और छोटे गुलाम अली। करेक्ट आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। नेक्स्ट है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सलाम बॉम्बे। तो सलाम बॉम्बे 1988 में आई थी, और मीरा नायर इसकी डायरेक्टर थी, ठीक है। ये ऑस्कर में रिप्रेजेंट भी किया था इसने इंडिया को, सलाम बॉम्बे ने, ठीक है। डैनी बॉयल स्लम डॉग मिलियनेयर जिन्होंने डायरेक्ट की थी, दीपा मेहता जिन्होंने वो वाटर अर्थ फिल्में बनाई हैं, और कईजाद गुस्ताख तो कमर्शियल फिल्म सिनेमा ही बनाया उन्होंने शायद। रिसेंट में उनकी एक फिल्म आई थी जैकपॉट। तो ये लोग हैं। मतलब इसका करेक्ट आंसर है मीरा नायर। मीरा नायर की और कौन सी पॉपुलर फिल्म है, द नेमसेक, इरफान और तब्बू थे जिसमें। अभी मीरा नायर ने रिसेंट में एक शो भी बनाया था, अ सूटेबल बॉय, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, द पॉपुलर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स इज द स्क्रीन अडेप्टेशन ऑफ बुक रिटन बाय। तो बुक थी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, आई गेस, हाँ यही है।
बुक अ सॉन्ग फॉर आइस एंड फायर, तो वो लिखी थी जॉर्ज आर आर मार्टिन ने। काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो ये तो आई गेस आप लोग जवाब दे दोगे। हु इज नोन फॉर हिज वर्क द कॉमन मैन? तो इसका करेक्ट आंसर है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण टीओआई में, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक कार्टून छपता था। तो उसमें वो एक कॉमन मैन, एक छवि थी उस कॉमन मैन की, जैसे धोती और कोट टाइप पहना हुआ है, सर पर बाल नहीं है। तो वो कॉमन मैन के जरिए वो मुद्दे उठाते थे, जो भी, जैसे सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया या पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जो भी दाम मुद्दे होते थे कॉमन मैन के, वो अपने कार्टून में उजागर करते थे। एम एफ हुसैन भी एक बहुत बड़े पेंटर है, रस्किन बॉन्ड तो राइटर हैं ही। अ, और आर के नारायण जी, वो जिन्होंने गाइड लिखी थी, मालगुडी डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन है जनगण मन, सेकंड है कदम कदम बढ़ाए जा। जनगण मन तो हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग नहीं, है ना। जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और 1905 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में। और 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे पहले अपने सेशन में, कैलकाटा सेशन में, इसको मतलब गाया था एज आर नेशनल एंथम। तो जनगण मन तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, तो नेशनल एंथम है। कदम कदम बढ़ाए जा एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, और ये हमारा नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 93rd अकेडमी अवार्ड 2021? अब ये तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, मतलब 21-22 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें 93rd के बारे में पूछा है। तो अब जो पेपर आएगा उसमें 94th अकेडमी अवार्ड्स के बारे में पूछेंगे, जैसे एमईबी जो अभी लेटेस्ट वाला 2022 वाला हुआ होगा उसके बारे में पूछेंगे, तो यहाँ भी 2022 वाले उसके बारे में पूछेंगे। तो वैसे इसका आंसर तो नोमैड लैंड है। 93rd जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था, ऑस्कर, वो नोमैड लैंड को मिला था। इस साल जिस फिल्म को मिला था, मतलब 2022 में जिस फिल्म को मिला था, वो थी कोडा। ठीक है, CODA, कोडा। ठीक है, तो कोडा को मिला था। अगर आप और पढ़ेंगे तो बेस्ट डायरेक्टर का जो 94th अकेडमी अवार्ड मिला था, वो मिला था जेन कैंपियन को, उनकी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए। तो आप 94th अकेडमी अवार्ड्स तो पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे सवाल तो आएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म वाज। अब ये सवाल इस फिल्म के बारे में हमेशा आता है, टॉकी फिल्म के बारे में, फर्स्ट टॉकी फिल्म। तो फर्स्ट टॉकी फिल्म हमारी थी आलम आरा, 1931 में आई थी। और इसके डायरेक्टर थे अर्देशर ईरानी, अर्देशिर मारवा ईरानी। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी क्वेश्चन आया था इसके बारे में। तो दो तीन चीजें तो आपको याद रखनी, फर्स्ट टॉकी फिल्म है आलम आरा, और 1931 में रिलीज हुई थी, और डायरेक्टर कौन थे? अर्देशिर ईरानी। और उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस की थी, अपना जो उनका प्रोडक्शन हाउस था इंपीरियल पिक्चर्स के नाम से प्रेजेंट की थी। ठीक है, तो आलम आरा। फर्स्ट वर्ल्ड की टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो एक अमेरिकन फिल्म थी द जैज सिंगर, वो 1927 में आई है। तो 4 साल बाद लगभग हमारी इंडिया की टॉकी फिल्म आ गई। लेकिन फर्स्ट जो आई थी वो 1927 में आई थी, वर्ल्ड की पहली टॉकी फिल्म, जिसका नाम था द जैज सिंगर। नेक्स्ट है, स्टीनबेक इज अ ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद फिल्म्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है एडिटिंग सुईट। तो जैसे ये एडिटिंग का पेपर है, तो यहाँ पे एक एडिटिंग का ये क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, तो अगर जैसे आप साउंड का पेपर दे रहे हो तो साउंड के बारे में, और डायरेक्शन के बारे में दे रहे हो तो कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। स्क्रीन राइटिंग का दे रहे हो तो स्क्रीन राइटिंग के जो सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड हो सकता है। स्टीनबेक एक कंपनी थी जो ऐसे फ्लैट बेड एडिटिंग टेबल्स बनाती थी। तो कहते हैं ना एडिटिंग टेबल, क्योंकि दरअसल पहले रील्स में शूट होती थी, तो रील एक टेबल पे काटी जाती थी, तो उसको हम एडिटिंग टेबल कहते थे। तो वो जो कंपनी थी जो बनाती थी वो थी स्टीनबेक। और काफी मतलब मोनोपोली थी इनकी, ये मतलब काफी पॉपुलर थी, यही लोग बनाते थे, स्टीनबेक। ठीक है, तो ये एडिटिंग स्वीट बनाते थे। नेक्स्ट है, शेरशाह इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, मूवी शेरशाह इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ, तो ये प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी 2021 में, है ना।
अगस्त 2021 में रिलीज हुई थी प्राइम वीडियो पे। तो ये कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पे आधारित थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इसमें एक्टर थे। तो ऐसे आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो थोड़े से इजी होते हैं। नेक्स्ट है द स्क्रीम इज अ फेमस डैश। तो अगर आपने देखी हो वो पेंटिंग, वो पेंटिंग है वो, और काफी पॉपुलर है। अगर आप देख सकें इधर, तो काफी पॉपुलर पेंटिंग ये पेंटिंग है ना, कि ये आदमी ऐसे चिल्ला रहा है इस ब्रिज पे खड़ा होके। तो ये एडवर्ड मंच ने बनाई थी। एडवर्ड मंच एक बहुत बड़े पेंटर और अपने आर्टिस्ट रहे हैं। दिस इज अ कॉम्पोजिशन बाय आर्टिस्ट एडवर्ड मंच, द स्क्रीन। ठीक है, काफी बिजार सी पेंटिंग है, ये एडवर्ड मंच ने बनाई थी। तो यहीं पे हमारे जो 20 MCQs हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, ये पार्ट ए था। अब नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा जो नया इंट्रोड्यूस्ड किया गया है 2021-22 के पेपर से, और अभी 23 में भी ऐसा ही आने वाला है। तो जो पार्ट बी है वो है MSQ। MSQ, अब आप पूछेंगे MS का क्या मतलब है इसमें। तो एस का बेसिकली मतलब है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। मतलब इन क्वेश्चंस के एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं। मतलब एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चार भी सही हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे मार्किंग कैसी है इसकी, तो मार्किंग बड़ी अजीबोगरीब है इसकी। तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे खोलना। तो उसमें क्या है कि पूरा इसमें समझा रखा है कैसे मार्किंग स्कीम होगी। तो बड़ी अजीबोगरीब मार्किंग है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि अगर ईच क्वेश्चन विल हैव फोर ऑप्शंस, वन और मोर देन वन ऑफ दीज फोर ऑप्शंस विल बी करेक्ट। तो मान लीजिए आपने एक, मतलब दो सही है, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और उसमें दो ऑप्शन सही हैं और आपने एक सही जवाब दिया, तो आपको 1/4 मार्क्स मिलेंगे। पता नहीं क्यों है ऐसा, 1/2 मिलना चाहिए पर 1/4 ही मिलता है, मतलब 0.5 मार्क्स मिलेगा। तो बहुत ही अजीबोगरीब इसकी मार्किंग स्कीम है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा इनकी मार्किंग स्कीम। और मेरा मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर आपको जो इसमें ऑप्शन पता है सिर्फ उतना ही मार्क कीजिएगा, है ना, क्योंकि मार्क्स गंवाने से अच्छा है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अगर आपने मान लीजिए दो सही है, आपने 3 मार्क कर दिए, दो उसमें फिर भी सही है ऑप्शन, फिर भी आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा। तो रादर देन लूजिंग मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस, स्कोर करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़िएगा जो लिंक में डाल रहा हूँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट ऑन 24 अक्टूबर 1951 द फर्स्ट टीवी ट्रांसमीटर ऑफ इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ विच कॉलेज। तो इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑन 24 अक्टूबर 1951, तो द फर्स्ट टीवी ट्रांसमीटर वाज इंस्टॉल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ विच कॉलेज। तो इसका आंसर एक ही निकल के आएगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन दो दो जगह पे, हो भी सकता है वैसे तो, पर फिर भी मतलब खुद ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़ो कि विच कॉलेज, तो मुझे नहीं लगता कि इसके दो जवाब हो सकते हैं। इसका एक ही जवाब है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चन है जहाँ आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसके एक ही जवाब होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट होने के बावजूद। ओके, नेक्स्ट है आर्यभट्ट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो वाज लॉन्च इन 1975 फ्रॉम विच कंट्री। तो ये तो आई गेस बहुत लोगों को पता होगा, यूएसएसआर, मतलब रशिया से लॉन्च की गई थी हमारी पहली सैटेलाइट 1975 में। तो दो तीन चीजें आप बस याद रखेगा, एक तो आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च की गई थी, जो इसरो ने डेवलप की थी। और कौन सी ईयर में की थी, 1975 में। और कंट्री कौन सा था, रशिया, यूएसएसआर। ठीक है, आर्यभट्ट हमारी इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट थी जो इसरो ने डेवलप की थी, 1975 में लॉन्च की थी। कहाँ से लॉन्च की थी, किस कंट्री से लॉन्च की थी, रशिया से, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि हम खुद लॉन्च कर पाए, तो इसलिए हमने रशिया की हेल्प ली थी, यूएसएसआर की। व्हाट इज द वीडियो फॉर्मेट स्टैंडर्ड यूज्ड इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड कुवैत। तो इंडिया में जो वीडियो फॉर्मेट यूज होता है टीवी में, वही वीडियो फॉर्मेट दे यूज इन बांग्लादेश एंड कुवैत, विच इज पाल, फेज ऑल्टरनेट लाइंस। पाल का फुल फॉर्म है फेज ऑल्टरनेट लाइंस। ठीक है, एनटीएससी का नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड्स कमिटी। ठीक है, तो पाल है। दो जो पॉपुलर है पाल और एनटीएससी है, पर इसका करेक्ट आंसर है पाल। इंडिया में भी
PAL ही यूज होता है, ठीक है। अगर इंडिया का पूछा जाए तो आप PAL जवाब देना। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट इन। अब SiO2 जो हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, आपने ध्यान दिया हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन तो प्राइमरी एलिमेंट होता ही है हर मतलब क्या कहते हैं, जो भी चीज रेत या जो भी चीज रॉक है, तो उसमें SiO2 तो होता ही है। अब इसमें बोला है प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट, तो बहुत ही मतलब अजीब क्वेश्चन है ये। अब वॉल्केनिक रॉक, मैग्मेटिक रॉक, बहुत ही स्पेसिफिक अब यार रॉक के नाम दे दिए गए हैं, कह नहीं सकते कहाँ से होता है। ड्यून में तो होता है रेती। ड्यून का मतलब क्या होता है? रेत का ढेर, रेती का ढेर। तो उस ड्यून में तो होता ही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो वहां से एक्सट्रैक्ट तो किया जा सकता है SiO2। अब बीच सैंड, सैंड वापस आ रही है, अब सैंड में भी होता है, रॉक में भी होता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। प्रिंसिपल बोल दिया है तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि अब प्रिंसिपल से कितना स्पेसिफिक स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं। तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। तो आप या तो इसको खुद रिसर्च कर सकते हैं, या खुद भी करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं होता तो शायद सिर्फ ड्यून कर देता, और शायद मैं मैग्मेटिक रॉक कर देता, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो वॉल्केनिक रॉक में कम होती है काफी सिलिकॉन, जैसा मैंने पढ़ने पढ़ने में आया। लेकिन कुछ जो रिसर्च थे वो कह रहे थे कि होती भी है सिलिकॉन। पता नहीं, जो भी इसका जवाब है, ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। मैं ड्यून करता और मैग्नेटिक रॉक इसका सिलेक्ट करता। नेक्स्ट है द ब्लू डेनुबे, अ फेमस वॉल्ट्स बाय ऑस्ट्रेलियन कंपोजर जोहान स्ट्रॉस 2 इज फाउंड इन विच ऑफ दीज फिल्म्स। तो ये तो आई गेस, अगर आपने स्पेस ओडिसी 2001 स्पेस ओडिसी देखी है, तो उसमें एक शिप डॉकिंग सीन है ना, वो स्पेस स्टेशन पे वो शिप स्पेस शिप डॉक हो रहा है। तो वो बहुत ही लंबा सीक्वेंस है, कम से कम 15-20 मिनट का होगा सिर्फ उसमें ये डॉकिंग का सीन है। तो उसमें यही बजती है ब्लू डेनुबे वॉल्ट्स की थीम। सुनी तो आपने डेफिनेटली होगी कहीं ना कहीं। आप यूट्यूब पे जाके एक बार सुन भी सकते हो तो आप पहचान जाएंगे। अब क्योंकि वॉल्ट्स है तो द ग्रेट वॉल्ट्स में तो डेफिनेटली वो होगी ही होगी। तो है ना, तो ग्रेट वॉल्ट्स में भी है वो, ये फेमस वॉल्ट्स तो ब्लू डेनुबे। पियानिस्ट में और अदर कंपोजिशन है, पर ब्लू डेनुबे आई गेस नहीं है, जितना मुझे पता है। नहीं है इधर पियानिस्ट में। सिटीजन केन में तो बिल्कुल भी नहीं है। 2001 स्पेस ओडिसी ने, मतलब जब इसको किया ना, तो वो पॉपुलर कल्चर में बहुत ही जानी मानी हुई। तो ये दो ऑप्शन होंगे, स्पेस ओडिसी और द ग्रेट वॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट है पिक्चर ट्यूब्स कैन प्रेजेंट। तो पिक्चर ट्यूब्स बेसिकली जो हमारे CRT टीवी आते थे ना, कैथोड रे ट्यूब, मोटे मोटे से टीवी होते थे, तो वो उसमें पिक्चर ट्यूब्स होती थी। तो हमने उसमें मूविंग पिक्चर्स तो देखी है, तो ये तो करेक्ट है। स्टिल पिक्चर्स भी उसमें हम देख सकते थे, पिक्चर ट्यूब्स के, मतलब जो वो मोटे टीवी थे, कैथोड रे ट्यूब टीवी थे, उनमें हम स्टिल पिक्चर्स तो देख ही सकते थे, तो ये भी करेक्ट हो गया। ग्राफ्स भी देख सकते हैं थे, पहले नहीं देख सकते थे पुराने पिक्चर ट्यूब टीवी में, पर जो नए CRT टीवी आने लगे थे उनमें हम ग्राफ्स भी देख सकते थे। तो ये तीन करेक्ट होंगे, आई होप। और मोनो ऑडियो तो नहीं, ऑडियो तो पिक्चर ट्यूब्स के नॉट प्रेजेंट, उसके लिए अलग से स्पीकर चाहिए टू प्रेजेंट दी ऑडियो। तो ये तीन करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है द टेलीविजन सीरीज महाभारत, aired from 1988 to 1990 on दूरदर्शन, was produced by यश चोपड़ा, बिल्कुल नहीं। produced by बलदेव राज चोपड़ा, मतलब कि BR चोपड़ा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। BR चोपड़ा ने ही वो प्रोड्यूस किया था। डायरेक्टेड बाय रवि चोपड़ा, तो ये भी करेक्ट है, रवि चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी वो सीरीज। डायरेक्टेड बाय राज चोपड़ा, नहीं, राज चोपड़ा आई गेस BR चोपड़ा के पिता होंगे, क्योंकि बलदेव राज चोपड़ा नाम है उनका। तो उन्होंने वो तो तब तक शायद होंगे भी नहीं, और होंगे भी तो उन्होंने डायरेक्ट किया नहीं होगा। तो ये दोनों करेक्ट है, B एंड C। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे है विच ऑफ दी सीरीज वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दूरदर्शन, विच ऑफ दी सीरियल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय दूरदर्शन। तो सारे गामा पा, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा जी वालों ने ये क्रिएट किया था। ये जी की ही हमेशा से IP थी सारे गामा पा। तो दूरदर्शन का कोई इससे रिलेशन नहीं है। आहट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। आहट जो था वो हमेशा से IP रही है सोनी की, सोनी एंटरटेनमेंट की, तो आहट भी नहीं है।
बीपी चोपड़ा ने, सॉरी, बीपी सिंह ने आहट क्रिएट किया था, जिन्होंने सीआईडी भी क्रिएट किया है। तो ये आहट हमेशा से सोनी के पास रहा है, सोनी की ही आईपी रही है। इंद्रधनुष जो है, ये एक दूरदर्शन का शो था, जो कि लगभग शायद 13 एपिसोड का था और साईफाई था। शायद 1995 में आया है, और इसमें करण जौहर भी एज एन एक्टर थे। तो तब वो, मतलब उनका बचपन ही था, मतलब उसमें चाइल्ड एक्टर की तरह थे वो। तो इंद्रधनुष वॉज द सीरियल जो दूरदर्शन ने प्रोड्यूस किया था, साईफाई सीरियल था। आनंद महिंद्रू ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है, आई गेस। नेक्स्ट है सुरभि। ये भी दूरदर्शन का शो था, जो कि एक मैगजीन शो था। रेणुका शाहने जी आती थी इसमें, और काफी साल चला। ये बाद में स्टार प्लस पे एयर होने लगा है, पर इनिशियली ये दूरदर्शन ने प्रोड्यूस किया है। तो सुरभि और इंद्रधनुष करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है भारत एक खोज, है 53 एपिसोड इंडियन हिस्टोरिकल ड्रामा बेस्ड ऑन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू was made in 1988. Two of the editors in the show were, तो भारत एक खोज एक 53 एपिसोड का ड्रामा सीरियल आया था बेस्ड ऑन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो लिखी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो सीरियल था, ये बनाया श्याम बेनेगल जी ने था। श्याम बेनेगल जी एक बहुत प्रख्यात सिनेमा के प्रोपोनेंट है, फिल्म मेकर हैं, बहुत प्रख्यात। तो इसमें संजय लीला भंसाली जो थे, वो एक एडिटर थे। साथ साथ जो उनकी बहन है बेला बंसाली, वो भी एडिटर थी। तो ये दोनों एडिटर थे। राजकुमार हिरानी तो बहुत बाद में आए हैं, और रेनू सलूजा जी ने बहुत फिल्में एडिट की हैं, पर ये शो इन दोनों ने एडिट किया था, बेला बंसाली, संजय लीला बंसाली। इसमें नोट करने वाली बात है, इनके साथ और भी दो तीन एडिटर थे। अशोक स्वामी थे, दिलीप पांडा थे, एक चक्रधर करके थे। तो ये लोग भी इनकी एडिटिंग उसमें पूरी टीम में थे। तो बेला बंसाली, संजय लीला बंसाली, अशोक स्वामी, दिलीप पांडा और चक्रधर जी। तो आप ये नाम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर एसोसिएटेड विद कलर करेक्शन? तो अगर आपको पता हो तो दा विंची रिजॉल्व बहुत इस्तेमाल किया जाता है आजकल कलर करेक्शन के लिए। दा विंची रिजॉल्व इज करेक्ट। बेस लाइट भी कलर करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलर करेक्शन इज बेसिकली जब आप एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के बाद जब आप अपनी पिक्चर देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाना, थोड़े कलर्स को एनहांस करना, उस सबको कलर करेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो दा विंची रिजॉल्व यूज किया जाता है, बेस लाइट यूज किया जाता है। इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, कलर, ये तो पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर है। एक मुझे सॉफ्टवेयर जरूर मिला था, COLOR। अब यहाँ पे स्पेलिंग तो ब्रिटिश इंग्लिश वाली लिखी है, पता नहीं क्या है। तो कलर तो मुझे नहीं लगता, पर ये दोनों तो डेफिनेटली हैं, Da Vinci रिजॉल्व और बेस लाइट। लस्टर तो बिल्कुल नहीं है, लस्टर को एक दूसरा ही अलग ही सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर डिजिटल डेटा यूनिट्स? तो मेगाबाइट तो है ना, डेटा यूनिट है मेगाबाइट। गीगाबाइट है, बिल्कुल है। पेटाबाइट भी बिल्कुल है। ठीक है, ये लोग डिजिटल डेटा यूनिट्स होते हैं, जैसे बोलते हैं ना 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB, है ना। तो ये सब डेटा यूनिट्स हैं। तो ये तो है। थेटाबाइट कुछ नहीं होता। ठीक है, ये तीन तो है। तो मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, निबल, बाइट, किलोबाइट, है ना। तो आप इन सबको एक बार देख लीजिएगा, सारे डेटा यूनिट्स को। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेराबाइट होता है जैसे, है ना। तो आप देख लीजिएगा सारे डेटा यूनिट्स को। ओके, नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज और आर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर? तो पहला है ड्रीम वीवर। नहीं, ड्रीम वीवर एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, ड्रीम वीवर नहीं है। स्टीम बैक हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो एक एडिटिंग स्वीट है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। वो टेबल बनाते थे, एडिटिंग टेबल, है ना। तो सॉफ्टवेयर नहीं है वो। ठीक है, फाइनल कट प्रो करेक्ट है। फाइनल कट प्रो एप्पल का एक सॉफ्टवेयर है, जिससे हम लोग एडिट कर सकते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। और अविड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज, हॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, एविड मीडिया कंपोजर। और अगर पूछा जाए तो एडोबी प्रीमियर एक सॉफ्टवेयर है, जो कि प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फिल्म मेकर फर्स्ट वर्कड इन टेलीविजन बिफोर गेटिंग अ ब्रेक इनटू फीचर फिल्म्स? तो अगर आप इसमें ऑप्शन देखें तो रॉबर्ट ऑल्टमैन। तो रॉबर्ट ऑल्टमैन ने बहुत टेलीविजन का काम किया है। तो रॉबर्ट ऑल्टमैन तो फिर बाद में वो फिल्म में स्विच कर लिए थे, लेकिन काफी सालों बाद। तो रॉबर्ट ऑल्टमैन तो डेफिनेटली है। मार्टिन स्कॉर्सेसी। मार्टिन स्कॉर्सेसी ने टेलीविजन को हाथ ही नहीं लगाया है, जितना मैंने पढ़ा है। हो सकता है उन्होंने कोई एड कमर्शियल किया हो, पर उन्होंने अपना करियर ही फिल्म से स्टार्ट किया था। छोटे बजट की फिल्म से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे
बड़े बजट पे भी गए। डेविड फिंचर ने, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा, इन्होंने स्टार्ट तो फिल्म इंडस्ट्री में ही किया है दरअसल। इन्होंने कई सारी जगह पे कई कई सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया है। फिर बाद में इन्होंने टीवी कमर्शियल भी बनाया जिससे इन्हें एक फिल्म मिली है। अब हो सकता है कि ब्रेक इनटू फीचर फिल्म कहने का यहाँ पे तात्पर्य हो, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, क्योंकि इन्होंने काफी सारा फिल्मों के डिपार्टमेंट में काम किया, उसके बाद एक टीवी कमर्शियल बनाया, फिर जाके इन्हें एक फिल्म मिली थी। तो पता नहीं, इनका मैं नहीं कह सकता डेविड फिंचर का। माइकल हनीके ने बहुत सारा टीवी में काम किया है, उसके बाद इन्होंने अपनी फिल्में बनाई जो कि काफी आर्टिस्टिक फिल्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं रॉबर्ट ऑल्टमैन और माइकल हनीके तो बिल्कुल श्योर हूँ, डेविड फिंचर का मैं श्योर नहीं हूँ। तो अगर मैं होता तो मैं मार्क नहीं करता डेविड फिंचर। जो मार्क्स मिल रहे थे वो भी नहीं मिलते फिर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फिल्म्स, एक सेकेंड, विच ऑफ दीज फिल्म्स वर मेड फॉर टेलीविजन। तो पहली है डुएल। डुएल स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई थी, ये टेलीविजन फिल्म ही है। नेक्स्ट है जिया। ये एक लड़की के बारे में जिसका एक इन्फेक्टेड इंजेक्शन से उसे एचआईवी हो जाता है। तो ये टेलीविजन फिल्म भी थी, ये शायद एचबीओ ने आई गेस वो की थी डिस्ट्रीब्यूट। सदगति जो थी हमारी 1981 में रिलीज हुई थी, ये टेलीविजन फिल्म नहीं थी, ये सत्यजीत रे ने क्या कहते हैं डायरेक्ट की थी, और प्रेमचंद की एक कहानी पे बेस्ड थी जिसका नाम सदगति था। नेक्स्ट है लाइफ इटसेल्फ। रॉजर ईबर्ट की लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट्री है। रॉजर ईबर्ट एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक थे, तो उनकी जिंदगी की डॉक्यूमेंट्री ये थिएटर में रिलीज हुई है, फिल्म फेस्टिवल में चली है, साथ ही साथ वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे चली है, तो इसको हम टेलीविजन फिल्म तो नहीं कह सकते, बट ये तीनों तो टेलीविजन फिल्म, टेलीविजन के लिए ही बनी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज टेलीविजन सीरीज वन एन एमी अवार्ड। तो इसमें सिनफील्ड ने तो पक्का पक्का जीता है एमी अवार्ड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को लगा भी, बट जितना मैंने इन सब के बारे में पढ़ा, तो मॉडर्न फैमिली ने भी जीता है, एलाई मैकबील ने भी जीता है। अब द क्राउन का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मैंने एक बार गूगल भी किया इसके बारे में। द क्राउन को भी एमी अवार्ड मिला तो है आउटस्टैंडिंग उसके लिए। तो ये चारों को ही मिला है कहीं ना कहीं एमी अवार्ड। अब क्योंकि इसमें कोई कैटेगरी नहीं बोल रखी कि इसी कैटेगरी में, इन तीनों को तो एक ही कैटेगरी में मिला था, कॉमेडी सीरीज में। और क्राउन को एक आउटस्टैंडिंग सीरीज के लिए मिला है जो अलग कैटेगरी है, पर मिला तो चारों को ही है। तो आई गेस तो यहीं तक ही था पेपर। हम्म। तो नया स्कीम जो है क्वेश्चन का वो है आर्ट एंड क्राफ्ट से 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन एक एक मार्क के, है ना, 20 क्वेश्चन। और जो पार्ट भी है उसको है 30 मार्क्स का, तो मतलब 15 क्वेश्चन, तो टोटल 35 क्वेश्चन का है। तो इसमें भी 35 क्वेश्चन थे, तो पिछले साल वाला फॉर्मेट ही चल रहा है। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे जो हमने अटेम्प्ट किया, जिसमें से 20 तो मल्टीपल चॉइस थे जिसमें एक एक आंसर होगा, 15 ऐसे हैं जिनमें एक से भी ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, स्कीम भी पढ़िएगा, मैं लिंक डाल दूंगा स्कीम का। तो आप इस स्कीम को पढ़िएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है कि मार्किंग कैसे है, बहुत ही अजीबोगरीब है, पर आप अच्छे से इसको पढ़ के ही कीजिएगा। तो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन, फॉर दिस लेसन, है ना। आप पिछले पार्ट भी जरूर देखिएगा जहाँ मैंने और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो आपको हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प माई चैनल ग्रो और prepare well. All the best. Thanks. Bye.